प्रदेश के अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना चाहते हैं वे कैसे करें टमाटर की खेती, आइए जानते हैं जिला भोपाल की विषय विशेषज्ञ हेमलता वर्मा से। टमाटर की खेती पॉली हाउस में किस प्रकार से की जाए और अधिक उत्पादन किस प्रकार से लिया जाए, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि पॉली हाउस में खेती करने के क्या फ़ायदे हैं। इससे तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का उत्पाद प्राप्त होता है, उच्च उत्पादकता हमें प्राप्त होती है। बेमौसम में हम खेती कर सकते हैं, जब हमें मौसम नहीं है उस सीज़न में भी हम खेती कर सकते हैं, और कीट रोग से भी बचाव होता है। पॉली हाउस में खेती करने से हमें कीट और रोग की समस्या भी कम आती है। पॉली हाउस में हमारी फसल के लिए हमारी कौन कौन सी किस्में उपयुक्त रहती हैं, इसके लिए अर्का मेघाली, अर्का सुरभि ऑलराउंडर किस्में उपयुक्त रहती हैं। और किसान भाई जो भी बीज खरीदें अच्छी दुकान से उच्च गुणवत्ता का कंपनी का देख के ही बीज खरीदें, खुला हुआ पैकेट ना खरीदें। किसान भाइयों, उन्नतशील प्रजातियों का चयन करने के बाद अब बात आती है भूमि का चयन, खेत की तैयारी और खाद उर्वरक प्रबंधन की। तो आप कैसे करें इन सब कार्यों को, आइए जानते हैं। तो किसान भाई इस तरह की जगह चुनाव करें जो अच्छी हो, कार्बनिक पदार्थों से युक्त हो, यहाँ पानी ना रुकता हो और बलुई दोमट मिट्टी हो, उस प्रकार की भूमि उपयुक्त रहती है। पीएच मान टमाटर की खेती के लिए 6 से 7.5 पीएच मान वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। अब किसान भाई मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि इसमें हम खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो भूमि के लिए हम पहले से अच्छे से जुताई कर लें ज़मीन की, और हैरो कल्टीवेटर चला के भूमि को भुरभुरा बना लें। फिर उसके बाद हम जो भूमि तैयार करने के बाद उसमें खाद और उर्वरक के लिए FYM आता है, 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है। तो हम अपना सड़ी हुई गोबर की खाद अपने भूमि में मिला दें। अगर किसान भाई के पास वर्मी कंपोस्ट खाद है तो 4 से 5 टन सड़ी अपने वर्मी कंपोस्ट की खाद भी अपने खेत में डाल सकते हैं, उसका प्रयोग करें। और नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। तो इनको जब भूमि की तैयारी के समय अपनी खेत में मिला दें और फिर उसके बाद खेत में अपनी पौध की रोपाई करें। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है बेड की तैयारी और पौध रोपाई तकनीक की। तो आप कैसे करें बेड की तैयारी और पौध की रोपाई, आइए जानते हैं। तो इसकी किस प्रकार की बेड हम बनाएंगे अपने खेत में। तो इसके लिए हमारे करीब 1.5 मीटर चौड़ी और 2 बेड के बीच में करीब आधा मीटर के आसपास गैप रखना है, जिससे कि हमें खेत में आसानी से चलने की सुविधा हो। तो बेड तैयार करें तो किसान भाई आजकल ड्रिप इरिगेशन भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो किसान भाई ड्रिप इरिगेशन का ज़मीनें बिछा दें बेड तैयार करते समय, जिससे कि हम उससे सिंचाई कर सकें। तो ड्रिप इरिगेशन से हम पानी भी जो जितना आवश्यकता होती है उतना ही देते हैं, ज़्यादा पानी का वेस्टेज नहीं होता है। तो किसान भाई अपने ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से हम अपना फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, जो बाद में पौधों को ज़रूरत होती है। पहले बेसल डोज में फर्टिलाइज़र दे दें और जब पौधों की मांग के अनुसार हम ड्रिप के सहायता से फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 फ़ायदे होते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी पौध ट्रे में तैयार की है तो ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए 25 से 30 दिन की पौध उपयुक्त रहती है। तो पौध को तैयार करने के बाद ट्राइकोडर्मा विधि से दवा से उपचारित करें, या कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर पौध की जड़ों को उसमें डुबोएं। फिर उसके बाद उसका खेत में ट्रांसप्लांटिंग करें। और जो हमारी पौध है उसको लगाने के लिए करीब कतार से कतार की दूरी करीब 1 मीटर और पौध से पौध की दूरी भी लगभग 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं। उसकी उतनी दूरी पर रख के हम अपने पौधे की रोपाई करते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को खरपतवार अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इसका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। तो जब हम रोपाई कर दें तो किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि कुछ दिनों बाद उसमें हम देखते हैं कि खरपतवार की समस्या आ रही है, तो किसान भाई हाथों की सहायता से मजदूर लगाकर खरपतवार निकलवाएं। जब हमारी फसल करीब 30-35 दिन की हो जाए, थोड़ी बढ़ने लगे, तो इसकी स्टेकिंग करें। स्टेकिंग मतलब उसमें लकड़ी का सहारा दें, जिससे कि हमारे जो पौधा है सही प्रकार से बढ़ पाए। तो आजकल गवर्नमेंट इसके लिए सब्सिडी भी देती है पॉली हाउस पे। तो किसान भाई अपने कृषि विज्ञान केंद्र या KVK हैं या अपने जो ADA वगैरह हैं, कृषि विस्तार अधिकारी हैं, उनसे मिलके इससे जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से हम पॉली हाउस का निर्माण करें और इसके लिए हमें गवर्नमेंट क्या अनुदान दे रही है। किसान भाइयों, दिन ब दिन घटता जल स्तर कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इसलिए आज की जरूरत के हिसाब से हमें बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को अपनाना बेहद ही जरूरी है। तो आप किस प्रकार से करें सिंचाई के लिए बूंद बूंद प्रणाली का उपयोग, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर PA पाटिल।
अगर हमें कम पानी में ज़्यादा उत्पादन लेना है और पानी की बचत करनी है तो एक ये प्रणाली के बारे में हम बताएंगे आज आपको। इसका नाम है टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। इसको सूक्ष्म प्रणाली भी कहा जाता है, जिसमें ये पॉलीथीन की ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं। 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm। तो ये आप जो सामने दिख रही है इसे हम कहते हैं इनलाइन। इनलाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जो पानी गिरता है ये इस छेद से गिरता है बूंद बूंद के रूप में, और इसमें जो इमिटर लगा है इसी पाइप के अंदर लगा हुआ है। अब इसका जो कलर ये काला देने का कारण ये है कि इसके अंदर जो शैवाल वगैरह होता है, अलगी होती है, वो ना बने, इसलिए काले कलर के बनाए जाते हैं। इसके अलावा 2 और प्रकार के पाइप होते हैं जिसमें जो इमिटर है वो बाहर लगाए जाते हैं। वो जो पाइप है वो केवल बगीचों के लिए, जैसे कि अनार हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, उन बगीचों में काम आते हैं। अगर हम सब्जियों की बात करते हैं तो ये हम इसमें इनलाइन ड्रिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ड्रिपर आते हैं ये करीब 1 लीटर से लेकर 16 लीटर तक इसकी प्रति घंटा पानी देने की क्षमता होती है। अभी ये जो ड्रिपर इसमें है ये 2 लीटर प्रति घंटा की पानी देता है। इसकी हम कीमत अगर देखना चाहें तो ये करीब 12 से लेके 15 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से मिलता है। और इसका जो बंडल आता है 500 मीटर का ये बंडल हमें मार्केट में अवेलेबल मिलता है। दूसरे हम जो ड्रिपर की बात कर रहे थे, दूसरी लाइन की बात कर रही थी, वो भी इसी प्रकार की ट्यूब आती है। उसकी जो लागत है इससे कम है। उसकी लागत 10 से लेके 13 रुपये प्रति मीटर से हमें मिलता है। और उसका एक फ़ायदा है, हम जहाँ चाहें वहाँ से वो इसको इमीटर हम जोड़ सकते हैं और उसके द्वारा हम इससे पानी उपयोग में ला सकते हैं। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई प्रणाली, यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधों के पास दिया जाता है। न्यायोचित जल प्रबंध से भूमि में वायु एवं जल का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। इसके अब आप पूछोगे कि इसके कौन से अवयव है इस प्रणाली को लगाने के लिए, तो इसका जो पहला अवयव जिसे कहा जाता है वो जल स्रोत होता है, जो कि एक बोरवेल भी हो सकता है, जिसे हम ट्यूबवेल कहते हैं, कुआं भी हो सकता है, तालाब भी हो सकता है या नदी भी हो सकता है। अब आपका जल स्रोत कौन सा है इसके हिसाब से आपको डिफरेंट फिल्टर उस जल स्रोत के जब आप पानी लेते हो तो लगाने पड़ते हैं। तो जल स्रोत से पानी खींचने के लिए पहले पंप का इस्तेमाल किया जाता है। पंप द्वारा जो पानी खींचा जाता है वो फिल्टर तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें एक सैंड फिल्टर आता है, एक डिस्क फिल्टर भी आता है जो सैंड फिल्टर के बाद लगता है, या स्क्रीन फिल्टर आता है। तो ये जो फिल्टर है ये आप पहले जब आप सिस्टम लगाते हो तो आपको उसके पानी की क्वालिटी चेक करके आपकी ज़रूरत अनुसार आप इसे लगा सकते हो। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा दूषित है, उसमें ज़्यादा गंदगी है, तो आपको दोनों फिल्टर लगाना अनिवार्य है। दूसरी बात, इसमें और भी डिफरेंट वाल्व्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फ्लो कंट्रोल वाल्व, जो कि इन पाइप के अंदर बहने वाले पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। देन उसके बाद जो होता है वो एक प्रेशर वाल्व होता है जो इसके अंदर बहने वाले पानी का जो दाब है उसको नियंत्रित करता है। एक एयर रिलीज वाल्व जिसके द्वारा जो पाइप के अंदर जो हवा होती है उसको निकाला जाता है और ये सिस्टम अच्छी तरीके से कार्य कर पाता है। ये जो दिखाया गया है इसे एंड प्लग कहते हैं। ये लैटरल के एंड पे लगाया जाता है। ये जो पाइप है इसे लैटरल कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। और ये एंड प्लग इसलिए लगाया जाता है कि इसके बाद खेत के आगे, या हमारा खेत यहाँ ख़त्म हो रहा है, इससे आगे पानी ना जाए। इसी प्रकार जो इस पाइप को पानी दे रही है उसको उपमुख्य पाइप का लाइन कहते हैं। उसके छोर पे भी एक प्लग लगाया जाता है, उसको फ्लश वाल्व कहा जाता है। और ये सावधानी बरतनी होती है कि जब भी कभी आपका ये फसल ख़त्म हो जाएगी तो एक बार वो फ्लश वाल्व को खोल के ये सिस्टम चलाया जाना चाहिए, ताकि उस पाइप में जो भी गंदगी फ़िल्टर के होने के बावजूद भी आ गई वो निकल जाए। आप ये सिस्टम को बहुत अच्छी तरह चला सकते हो और जो भी आपके पानी है उसका आप एकदम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके अधिकतम उत्पादन पा सकते हो। आप एक टंकी में जो घोल बनाओगे वो कीटनाशक का हो या रसायन का हो, वो वहाँ से पाइप से पानी खींच लेता है। आप इसके साथ रसायन भी देते हो, तो रसायन देने के लिए एक यू शेप का पाइप दिया होता है और उस यू शेप के पाइप में एक प्लास्टिक की और ट्यूब दी जाती है जिसे हम वेंचुरी के नाम से जानते हैं।
और जब आप इसके साथ रसायन देते हो तो इसे इरिगेशन ना कहते हो, इसे फर्टिगेशन कहा जाता है। इस विधि का फ़ायदा क्या है? इस विधि का फ़ायदा है कि इस विधि से करीब 80% पानी की बचत होती है और 88% तक हम उत्पादन अधिक पा सकते हैं। दूसरा है, अगर हम ये प्रणाली अपनाते हैं तो करीब 68% मजदूर हमें कम लगते हैं या श्रम हमें कम लगता है। इसका एक और फ़ायदा है, इसके द्वारा हम रसायन भी दे सकते हैं और कीटनाशक भी इसके द्वारा हम दे सकते हैं। इसके लिए रसायन देने से करीब 9% रसायन की मात्रा में कमी आ सकती है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्रणाली है जिसके द्वारा जल की बचत होती है, कम पानी में अधिक उत्पादन हम ले सकते हैं। बूंद बूंद विधि रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। जड़ क्षेत्र निरंतर तर रहने के कारण दीमक की संभावना कम हो जाती है और खरपतवारों को पनपने का मौका नहीं मिलता। लवणीय तथा ऊंची नीची भूमि में बिना समतल किए समान मात्रा में सिंचाई संभव हो जाती है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने से भूमिगत जल का स्तर नीचे रखकर भूमि को सेम से बचाया जा सकता है। ड्रिप विधि बागवानी एवं सब्जी फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। कपास, गन्ना और कुमांड कुल की फसलों में भी यह विधि कामयाब साबित हुई है। आपकी आवश्यकता के अनुसार आप सलाह लेके किसी विशेषज्ञ से तभी ये सिस्टम आप लगा सकते हो। और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है। किसी स्टेट में 50% है, कहीं 75% है, कहीं 60% है। अगर आप इसको लगाते हो तो 1 एकड़ के लिए करीब आपको 30 से लेकर 40 हज़ार तक इसमें खर्चा आएगा। अच्छी कंपनी की पाइप लेते हो तो 7 साल की वारंटी देते हैं। अगर आप इसका अच्छा प्रबंधन करते हो तो ये जो सिस्टम है तो 10 साल तक भी खराब नहीं हो सकता। आज आपको दुधारू पशुओं में पशु आहार के साथ साथ खनिज लवण क्यों खिलाना चाहिए, उस खनिज लवण की उपयोगिता के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, जैसे आप जानवर को चारा खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, सूखा चारा खिलाते हैं, भट्टा भी खिलाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक खनिज लवण नाम का पाउडर आता है सफ़ेद कलर का, उसको भी खिलाना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन हमारे देश में हरे चारे की उपलब्धता दुधारू पशुओं की अपेक्षा काफी कम है। इसलिए हमें पशुओं को अधिकतर सूखा चारा ही आहार के तौर पर देना होता है। इसकी वजह से उनमें पोषक तत्व कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। इस प्रकार पूरी तरह सूखा चारा पर निर्भर रहने के कारण पशुओं में खनिज लवणों की कमी हो जाती है, जिससे पशु रोगग्रस्त हो जाते हैं और पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हम जो जानवरों को चारा खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, उससे जानवर की ऊर्जा की पूर्ति तो होती है, लेकिन ऊर्जा और प्रोटीन के अलावा उसको मिनरल्स, खनिज लवण की भी बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर को बहुत सारे खनिज जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनकी भी जरूरत होती है। और इस कैल्शियम की वजह से जानवर का दूध भी बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, जो भी हमारे दुधारू जानवर हैं उनको हम 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से खनिज लवण पाउडर जो होता है वो देना चाहिए। इसको खिलाने का तरीका, जो किसान भाई पशुओं को बाटा खिलाते हैं उसके साथ रोजाना 50 से 60 ग्राम खनिज लवण उसको मिक्स कर दे और उसको खिलाएं, जिससे जानवर में मिनरल्स की पूर्ति होती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है और जानवर उससे नियमित अंतराल में ब्याता भी है और उसका दूध भी बढ़ता है। इसी प्रकार से जो छोटे जानवर हैं, केड़े हैं, पाड़े हैं किसान भाइयों के, तो छोटे जानवर हैं उसको अगर खिलाएंगे तो वो जो प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है उनकी और शरीर भार भी बढ़ता है उनका। इस प्रकार से किसान भाइयों, खनिज लवण की उपयोगिता पशु आहार में बहुत ही जरूरी है और इसको नियमित रूप से किसान भाई उसको खिलाना चाहिए। मानव शरीर की तरह पशुओं में भी पोषक तत्वों की कमी के कारण उनकी पाचन क्षमता एवं वृद्धि आदि प्रभावित होती है। एक पशु के लिए 15 खनिज लवण की आवश्यकता होती है, जिनमें से 7 मुख्य तत्व होते हैं, जो इस प्रकार हैं: कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर आदि। जबकि सूक्ष्म तत्वों में जिंक, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, आयोडीन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम इत्यादि। आइए जानते हैं पशुओं में खनिज लवण की कमी के लक्षणों के बारे में, जो इस प्रकार हैं। पशु का पाचन खराब हो जाता है, पशु के शरीर में खून की कमी हो जाती है, पशु में बांझपन की समस्या, पशु दूध कम देता है, बछड़े बछड़ियों की बढ़वार कम होना, पशु समय पर गर्भधारण नहीं करता है, पशु में कई तरह के रोग होना आदि लक्षण खनिज लवणों में कमी के चलते ही होते हैं।
पशुओं को खनिज लवण खिलाने की मात्रा 8 से 10 लीटर, दूध देने वाले पशुओं को प्रतिदिन 50 ग्राम प्रति दुधारू पशु के हिसाब से दें, जबकि अन्य पशुओं को 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन आहार के साथ दें। जो किसान भाई हैं उनके निकटतम जो पशु चिकित्सालय हैं वहाँ भी उपलब्ध रहता है, वहाँ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। या बाजार में भी बहुत सारी कंपनियों के आने लग गए हैं, तो वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय वल्लभनगर है या कृषि महाविद्यालय उदयपुर है, वहाँ भी उपलब्ध हैं। किसान भाई इसको जानवर को खिलाएं और उसका फ़ायदा देखें, और उसके बाद ये किसान भाई पशुओं को नियमित रूप से खिलाएं, और इसको खिलाना बहुत ही आवश्यक है। इससे जानवर का शरीर भार भी बढ़ता है और दुधारू जानवर का दूध उत्पादन बढ़ता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।